आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम के मशीन के ज़रिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा ये दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट टॉपिक में से एक है। तो आइए आज जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या समय यात्रा संभव है। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, तो क्यों नहीं था या फिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में भी है या सिर्फ एक भ्रम या धोखा है? तो हमें समय यात्रा का रहस्य जानने के लिए यह जानना होगा कि वास्तव में समय है क्या, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने के जैसा है। तो चलिए जानते हैं समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हम समय का पता मोमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव करी है उस आधार पर हम समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हमें सब पता चल जाता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है, जिसमें उसकी बैटरी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमने अपने हिसाब से उस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसे 1 घंटे हो जाएंगे, या जब सूरज निकल के डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह के हमने अपनी घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने एक समय का नाम दे दिया है। तो चलिए इस तरह से समय यानी टाइम असल चीज़ों में ही मूवमेंट की है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर भी भले ही कि इंसान 1 साल में 1 सेंटीमीटर से करोड़ों हिस्से जितनी ही मूव क्यों ना हो पा रही है, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज़ मूव होती है तो उसे चीज़ घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले ले तो जब आप चप्पल को पहन लेते हैं तो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक बात समय के बाद वो घिस के ख़त्म हो जाती है। वैसे ही जब इंसान जिंदा होते हैं और हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और वो एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और समय बाद हमारा वजूद ख़त्म हो जाता है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना और अगर हम इस शरीर को किसी तरह से फ्रीज कर सके तो हम इतने लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक क्यूब्स और मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ही, और इस तरह मूवमेंट के होने की या यूँ कहें कि समय की बीतने का नाश तो होगा ही। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की अपनी एक अलग ही परिभाषा है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसके 1 साल जितना लग सकता है। हम 1 घंटे में अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उस फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे यह लगेगा कि उसके समय धीमे रफ्तार से बह रहा है, और वो समय हमारी परिभाषा से कभी एग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट्स बहुत ही स्लो है। वहीं कछुए की मूवमेंट हमसे बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी यानी कि फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की एक मूवमेंट पे आधारित है। घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा पर जब घड़ी नहीं थी तो हमारे पुरखे सूर्य चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह की चीज़ों की मदद से हमें समय का पता लगा लेते थे। अगर सर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही 4th डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है, और हर समय यात्रा भी कर सकते हैं। सर आइंस्टाइन की थ्योरी में आपको बहुत ही सरलता से उदाहरण देकर समझाऊंगी, पर उससे पहले आप ये जान लें कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में मौजूद घड़ी को पृथ्वी से घड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा फास्ट गति से मूव होने वाले स्पेस क्राफ्ट की गति बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट को करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो वो पृथ्वी पर जब वापस आएगा तो पूरे 200 साल बीत चुके होंगे।
यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पर छोड़ गया होगा वो अब इस दुनिया में होंगे ही नहीं और वह अपनी 7वीं 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण जो होता है जो हमारी हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में दिखे एटॉमिक क्लॉक के समय को कुछ नैनो सेकेंड धीमा कर देता है, जिसको हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी की क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम डिलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक टाइम 1 सेकंड करोड़ों हिस्सों से भी काउंट कर सकता है। भले ही कुछ नैनोसेकंड का कारण एक फ़र्क क्यों ना पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि भविष्य में टाइम डिलेशन की मदद से हम समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ये पता चल ही गया होगा कि हमारे भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल संभव है। पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सके। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्दी भविष्य में यात्रा करने के सक्षम हो पाएंगे। टाइम डिलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मेरी